to help you. So I'm presenting my screen that is available. I don't know, my camera is not getting it on. आज मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, so let's adjust with this one. But although I'm trying to do it, why it's not helping? ठीक है, मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, बट विदाउट दैट आई एम स्टार्टिंग इट. और आप लोग प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा ऑन द प्रोसेस, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. या आई सपोज गेटिंग स्टार्टेड नाउ. तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स. इफ़ यू सी इस इमेज ऑन अ स्क्रीन, अगर आप एक स्क्रीन पे एक इमेज देखते हैं तो ये एक मैटलैब का बहुत परफेक्ट टाइप ऑफ आइकन है जो मैटलैब के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा दिखाई दे जाता है. तो इफ़ यू सी दिस ऑन स्क्रीन और इसका अगर शेप और स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, जस्टिफाई करें, तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्वेक्स सरफेस. अब ये कॉन्वेक्स सरफेस तो हम लोगों ने सभी ने ऑप्टिक्स में सब लोगों ने देखी हुई है. वी हैव रियलाइज्ड इट, वी नो इट व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्वेक्स सरफेस इज देयर. ये सब हमने स्टडी किया हुआ है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस सरफेस से हम यहाँ सिग्निफाइज क्या करना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू एक्चुअली शो दिस, व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट एक्चुअली दिस ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस इंक्लूड ऑल. तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के साथ में, एंड लेट्स अंडरस्टैंड. तो जैसा कि हमने देखा है कि ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, वो ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस अपने आप में एक मैथमेटिकल प्रोसेस है. मैथमेटिकल प्रोसेस होने का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ द टेक्निक्स आर देयर, और जो टेक्निक्स हमें हेल्प करती हैं किसी भी चीज़ को मिनिमाइज करने में और किसी सर्टेन एस्पेक्ट को मैक्सिमाइज करने में. और अगर हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी की, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये, तो वी सी इट इन मैथमेटिक्स, नॉट ओनली मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, इस सारी जगहों पर ये हाईली एप्लीकेबल है. स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट टॉपिक. ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा, दोज आर अवेलेबल हियर. द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन. किसको कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं? I suppose all good. Am I audible properly? Please let me know this. Yes sir. Thank you very much. Thank you. Yes sir, audible. Thank you. बस यही कंफर्मेशन एक मुझे चाहिए था कि I'm audible or not. So see here, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन की. कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? इफ यू सी ऑन स्क्रीन देयर इज अ टेक्स्ट रिटन ऑन. इस टेक्स्ट को अगर आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है. It is a optimization problem. It is basically a convex optimization is a problem solution which want to find out a maximum and minimum point of a objective through iterative computation. मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने, सभी लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा था, और मैथमेटिक्स में आपने लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इक्वेशंस को आपने पढ़ा होगा. आप जरा समझ के देखिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है उन सारी चीज़ों को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इनटू द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस. यानी इसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग. फिर से ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी और सीधी बात बता रहा हूँ. दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपके आसपास एग्जिस्ट करती हैं उन सब का हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कर सकते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं कि दुनिया में किसी भी चीज़ का कैसे कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, आपके सामने जो टेबल रखी हुई है, इफ़ आई आस्क यू इस टेबल का मैथमेटिकल मॉडल क्या आप कन्वर्ट कर सकते हैं? इट्स ओके. तो अगर आप इस मैथमेटिकल मॉडल को कन्वर्ट कर सकते हैं, यस आई कैन डू इट. मैं इसको पूरा मैथमेटिकली, यस प्लीज. In terms of length and breadth. बहुत बढ़िया. लेंथ हाइट ब्रेथ, लेंथ हाइट ब्रेथ के बीच में हमने इसको रख दिया. अब मान के चलिए कि एग्जांपल लीजिए, आपको एक ऐसा फॉर्मूला सेट करना है जिससे इन तीनों का रेशियो मेंटेन रहे. मतलब आपकी टेबल कितनी भी बड़ी हो जाए और कितनी भी छोटी हो जाए, लेकिन एक चीज़ आपकी फिक्स हो जाए कि इन तीनों का रेशियो, मतलब आपका टेबल ऑड नहीं दिखना चाहिए. जैसे हम ह्यूमंस हैं, आप ध्यान से समझेंगे, वी आर द ह्यूमंस, और ह्यूमंस का एक स्ट्रक्चर होता है कि हमारा हेड का जो साइज़ है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको मज़ा भी आएगा. हमारे ह्यूमंस का जो हेड का एक साइज़ होता है, शोल्डर का जो साइज़ होता है, अपर चेस्ट का जो पार्ट है, लोअर वेस्ट के नीचे जो पार्ट है, पूरा पैरों तक लेके जाएं, तो ये एक प्रोपोर्शनेट पार्ट है. छोटा बच्चा भी होगा तो भी वो इसी मॉडल के प्रोपोर्शन में होगा. ऐसा नहीं होगा कि अगर बच्चा छोटा है तो उसका मतलब उसका सिर उसके धड़ से 3 गुना बड़ा है, नहीं होगा. दैट्स वाई वी लुक्स लाइक अ ह्यूमन. तो आप जरा ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी कोई टेबल है और टेबल में आपको फ्री कर दूँ, तो आप क्या करेंगे? उसकी लेंथ को इतना बढ़ा दें.
हाइट को कम कर दें तो वो टेबल कैसी लगेगी, बिल्कुल फैला हुआ फर्श लगेगी। सी हियर, इसका मतलब मैं आपसे कहूँ कि अगर इस टेबल के तीनों हाइट, विड्थ और लेंथ, इन तीनों को फिक्स कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, यू मेक एन इक्वेशन, आप एक इक्वेशन बनाएंगे, x रेशियो y रेशियो z इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट k। इसको आपने क्या कहा कि मैंने अपनी टेबल का ये x, y और z के बीच का रेशियो बस फिक्स कर दिया, ये k के बराबर होना चाहिए। अब आप बड़ी से बड़ी टेबल बना लीजिए, छोटी से छोटी टेबल बना लीजिए, टेबल प्रोपोर्शनेट होगी। टेबल प्रोपोर्शनेट होगी, टेबल की लेंथ, विड्थ और हाइट एक दूसरे के अकॉर्डिंग होगी, टेबल ऑकवर्ड नहीं लगेगी। बड़ी से बड़ी टेबल और छोटी से छोटी टेबल, यानी आपने अपनी टेबल की क्या कर दिया, लीनियर प्रोग्रामिंग। मेरी बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात। तो एग्जांपल यहां से क्या लिया कि किसी भी चीज की, किसी भी मैथमेटिकल, किसी भी चीज का जो भी एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में, आप उसका मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका फैन, आपके घर में जो फैन लगा हुआ है, अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इस फैन का मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं। एनी वन ऑफ यू, लेट मी नो दिस थिंग। आपके घर में जो पंखा लगा हुआ है, द फैन इज देयर, बना सकते हैं? In terms of length, breadth and speed. लेंथ, ब्रेथ एंड स्पीड के फॉर्म में। और कोई Blade, पंखा जो है वो number of blades, number of blades. वेरी गुड, Operating on DC or AC. वेरी गुड। पंखा अब आपके आप में दो चीजों को रखता है, एक तो फिजिकल स्ट्रक्चर रखता है, ध्यान से देखिएगा, पंखे के दो एस्पेक्ट है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है उसका और एक उसका इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर है। एक पंखे का इलेक्ट्रिकल, तो पूरे के पूरे पंखे को फिजिकल स्ट्रक्चर वाले तो पंखे की हाइट, विड्थ, उसके ब्लेड्स कितने हैं, उसका सरकमफ्रेंस कितना है, सेंटर पॉइंट का, इससे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो क्या कहेंगे, मेरे लिए पंखा क्या है, उनके लिए कहेंगे मेरे लिए तो पंखा तीन चीजें, RLC, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, और इन RLC के कंपोजिशन से ही, है ना? बिल्कुल, गुप्ता जी एग्री कर रहे हैं इस बात से, थैंक यू। तो अल्टीमेटली उनके लिए क्या, वो कहेंगे मेरे लिए तो सिर्फ पंखा मुझे दिखता ही नहीं, मुझे तो RLC कंपोनेंट दिखते हैं, और RLC कंपोनेंट से मैं पूरा पंखा डिजाइन कर सकता हूँ, सीरीज करा दूंगा, पैरेलल करा दूंगा, पूरा एक सर्किटरी तैयार करके दे दूंगा। तो यानी उन्होंने क्या किया, इसका मॉडल किया। और आप जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपके पास में V = IR इक्वेशन से आप इसकी भी इक्वेशंस बना सकते हैं। कहने का मेरा एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल लेने का सीधा सा मतलब सिर्फ इतना सा है कि दुनिया में जितने भी फिनोमेना, डिवाइसेस एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो फिजिकल मॉडल पे काम करेंगे या उनके कंसेप्चुअल मॉडल पे काम करेंगे। फिजिकल और कंसेप्चुअल दोनों ही मॉडल की मैथमेटिकल मॉडलिंग हो सकती है, और हमारा जितना भी सिमुलेशन नेटवर्क काम करता है, जितनी भी प्रोग्रामिंग काम करती है, वो काम ही इसी फिनोमेना पे करती है कि हम उनके मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करते हैं। आई होप प्री कॉन्टेक्स्ट सबको समझ में आ गया। दैट्स नाइस। फिर भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्री कॉन्टेक्स्ट हो गया कि लीनियर प्रोग्रामिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर। जब कंपोनेंट सारे के सारे लीनियर होते हैं, लीनियर होने का मतलब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के प्रोपोर्शन में चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। एक कंपोनेंट का प्रोपोर्शन दूसरे के साथ रिलेटेड ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है उनके साथ में, तब उनको बोलते हैं नॉन लीनियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2x + 2y + 2z लीनियर प्रोग्रामिंग, लेकिन हम कहेंगे 2x + 3y² + 4z³, तो x, y² और z³ ये तीनों डायमेंशन इनकी चेंज हो गई, एक x में चला गया, एक y² में चला गया, एक z³ में चला गया, तो तीनों की डायमेंशन चेंज हो गई, तो इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। अब आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सभी लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है बड़े अच्छे तरीके से, सबने पढ़ी हुई है प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्राम्स बनाए हैं, लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं, सबने पढ़ी हुई है बड़े मजे से। आपको याद है आप लीनियर प्रोग्रामिंग्स के अंदर जब भी प्रोग्राम बनाते थे या जो इक्वेशंस बनाते थे, उसमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करते थे। मैक्सिमा और मिनिमा, यस सर। बहुत बढ़िया। जो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर रहे थे, वास्तव में आप क्या कर रहे थे उस मैक्सिमा और मिनिमा से? dy/dx, वन वेरी वन गुड। वन इज नॉट चेंजिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर, dy/dx इक्वल टू dy/dx को 0। आप जीरो कर देते थे, dy/dx को आप जीरो कर देते मैक्सिमा और मिनिमा की सिचुएशन में। तो जो मैक्सिमा और मिनिमा जो आप बनाते थे, आपको पता है आप क्या एक्चुअली क्रिएट कर रहे थे? आप कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव क्रिएट कर रहे थे। मिनिमास का मतलब था वो कॉन्वेक्स सरफेस थी, बिल्कुल डिप्स नीचे, सबसे मिनिमम पॉइंट जहां पर आके वो चेंज होना, जैसे कोई चीज ऊपर से बड़ी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे मैं अपनी इस इमेज को दिखा रहा हूं, अब ध्यान से समझिएगा, ये वाली इमेज, ये मैटलैब का एक सिंबल है, बहुत इंटरेस्टिंग सिंबल है। इसमें आप देखिए नीचे छोटे छोटे पीक्स दिखाई दे रहे हैं। ये पीक्स क्या दिखाई दे रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरफेस को।
इस सरफेस को। तो जहाँ पे डिप दिखाई दे रहा है, मिनिमम डिप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक तो चीज़ें बदल रही थी, लेकिन इसके बाद चीज़ों ने बदलना बंद कर दिया और ये वो जगह आ गई जहाँ पर dy बाई डी एक्स जीरो हो गया। कहने का मतलब है कि आप ये कह रहे थे कि dy बाई डी एक्स जो था, dy बाई जो dx जो था, इसका मतलब था कि y ने x के रेस्पेक्ट में बदलना बंद कर दिया, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी फैक्टर्स को आपने कांस्टेंट करके। आपको समझ में आया? Yes sir, concave. बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। बाकी फैक्टर्स को आपने करके बंद कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी बात करते हैं इन मैक्सिमा और मिनिमास की, तो मैक्सिमा और मिनिमास का मतलब होता है हम उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी अब परिवर्तित होना बंद कर दे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत सारे मोबाइल फ़ोन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, और आपकी आंखें जब मोबाइल फोन्स के पैरामीटर्स को देख देख के सेचुरेट हो जाएं, वेरी करना बंद कर दें, आपके थॉट प्रोसेस वेरी करना बंद कर देते हैं, आपके आई साइट उसको इंटरेस्ट क्रिएट करना बंद कर देते हैं, तब आप कहते हैं चलो ले लो यार इसमें से यही वाला ले लो। जब तक आपकी आंखें वेरिएशन देखती हैं तब तक आपसे कहती हैं कि नहीं, मोबाइल फोन को दूसरा देखो, फिर कोई और दूसरा। सेम हैपेंस इन द केस ऑफ क्लॉथ, आप शर्ट खरीदने जाते हैं वही होता है, बाइक में भी ये होता है। तो हम डेटा एनालिस्ट जो हैं जितने भी हैं और डेटा साइंटिस्ट जो हैं, जो मशीन लर्निंग वाले हैं, वो करते ही यही काम है। वो क्या करते हैं कि इन चीज़ों को चेक करते हैं कि कहाँ पर आपका मैक्सिमा और मिनिमा हमें फाइंड आउट होता है। अब मुझे लगता है कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेट्स कमिंग ऑन अ पॉइंट और डायरेक्टली आते हैं कि अब ये हमारा कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन क्या है। The convex optimization problem is an optimization problem where you want to find a point that maximize or minimize the objective function. Objective function का मतलब जो आप चाहते हैं, जो भी चीज आप चाहते हैं, through iterative computation. Multiple computations आप इस पे करेंगे, ठीक है। और किस में करेंगे? लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब लीनियर इक्वेशंस के केस में। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सब्जेक्टेड टू इक्वालिटी कॉन्स्टेंट। मतलब जब आप आई एम सॉरी जब आप किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेके चलते हैं तो बाकी जितने भी पैरामीटर्स आपके होते हैं उनको बोलते हैं हम कॉन्स्टेंट्स। उन कॉन्स्टेंट्स को आप कोशिश करते हैं उन कॉन्स्टेंट्स को आप कोशिश करते हैं कि किसी भी हाल में उनको फिक्स कर दिया जाए। कॉन्स्टेंट्स एंड जो इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं, अनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। Inequality constant indicates that the solution should lie in some range where equality constant requires it to lie exactly at a given point. इक्वालिटी कांस्टेंट हम चाहते हैं जैसे जिसके रेस्पेक्ट में हम इसको कैलकुलेट करें, dy बाई डी एक्स, यानी कि y x के रेस्पेक्ट में है, तो इक्वालिटी कांस्टेंट हो गया। और बाकी जो पैरामीटर्स हैं जिन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनको अवॉइड कर रहे हैं, वो आपकी इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स हो गए आपके। तो convex optimization can be used to also optimize an algorithm which will be increase the speed of algorithm which converts. हम क्या करते हैं? हमने सपोज कीजिए मशीन लर्निंग में कोई प्रोग्राम बनाया, कोई प्रोग्राम बना के कोई एल्गोरिथम बनाई। उस एल्गोरिथम को हम क्या करने की कोशिश करते हैं? उस एल्गोरिथम को कन्वर्ट का मतलब जिस आउटपुट के लिए वो बनाई गई है, क्या वो आउटपुट दे पा रही है? अगर उस आउटपुट को देने में उसके रिपीटिशन ज़्यादा हो रहे हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं? उसको इटरेटिव प्रोसेस से उसको ऑप्टिमाइज करते हैं कि जिससे वो जल्दी रिस्पॉन्स दे दे। जैसे एक इंजन बनाया गया है, इंजन का काम क्या है? मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी देना। पर किसी की चॉइस है कि मुझे मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी के साथ क्या चाहिए? मुझे स्पीड चाहिए। अब बताइए, किसी को स्पीड चाहिए और किसी को फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, और किसी ने कहा नहीं, स्पीड और फ्यूल एफिशिएंसी बीच में चाहिए। तो जिसको सिर्फ स्पीड चाहिए हम उसको स्पीड दे देंगे, फ्यूल कितना भी लगता रहे, कोई इशू नहीं है। जैसे कि स्पोर्ट्स बाइक होती हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी बाइक्स आती हैं स्पोर्ट्स वाली, कॉस्टली, स्पीड मिलती है उसमें लेकिन फ्यूल का कोई कांस्टेंट नहीं होता है। और कुछ लोग कहते हैं हमें माइलेज चाहिए, तो माइलेज के लिए आप जानते हैं CD100 जैसी बाइक्स आती थी जो 80 kmpl वाला माइलेज देती थी, 85, है ना। लेकिन हम जैसे मॉडरेट लोग आए, उन्होंने कहा नहीं, हमें तो एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें स्पीड भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। तो निकाल दी सा बजाज की पल्सर ले लीजिए, 40-45 का एवरेज आपको मिल जाएगा। दैट इज वॉट अ थिंग, एन एग्जाम्पल। समझ में आ गया? तो ये हमारी क्या है कि जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक प्रोसेस हो गया। जहां डाउट हो प्लीज रेज योर वॉइस सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो मैं कह रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्वेक्सिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। कॉन्वेक्सिटी इज डिफाइंड एज कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉन्वेक्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब वही डी बाई डी एक्स। तो जहां पर आपको वो डी बाई डी एक्स मिल जाता है,
जिसकी की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी इसके बाद अब बदलना बंद होगा, हम उसी पॉइंट को कहते हैं कि यहाँ पर हमें ऑप्टिमाइजेशन मिल गया। अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, परिवर्तन नहीं होगा अगर आपने dy dx में किया, तो वो पॉइंट हमारा कहता है। ठीक है, ये जो होता है ये शार्प भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है, तो हम जनरली क्या करते हैं, स्मूथ पे जाते हैं। अब इस प्रोसेस को करने के बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अब ये एक एक करके टेक्निक आपके यूनिट में आगे आते जाएंगी, जिनमें एक है ग्रेडियंट, मैं एक एक करके सारी पढ़ाऊंगा आपको। नेक्स्ट जो सिलेबस का पार्ट है वो यही है। ग्रेडियंट मेथड हो गया यूजिंग डेरिवेटिव्स, प्रोजेक्ट ग्रेडियंट मेथड्स हो गए, ये भी यूज़ किया जाता है। क्वासी न्यूटन मेथड होता है, ये भी इसमें यूज़ किया जाता है। इंटीरियर पॉइंट मेथड यूज़ किया जाता है इसके लिए। ग्लोबल कॉन्वेक्स मिनिमाइजेशन किया जाता है। सो दोज पॉइंट्स आर रेलिवेंट एंड रिलेटेड with the context of your syllabus. We will discuss them. But before moving ahead, let's come on some practical examples, real world examples of the convex optimization. देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें ये ऑप्टिमाइजेशन के इश्यूज मिलते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेड्यूलिंग ऑफ फ्लाइट्स। जब हम फ्लाइट्स को शेड्यूल करते हैं, फ्लाइट शेड्यूलिंग एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये रियल टाइम एग्जांपल है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। It involves finding flight time that minimize cost like fuel, pilot, crew cost, example by maximizing number of the passenger. मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको यहाँ से सूरत जाना है या हैदराबाद जाना है, तो हैदराबाद और सूरत के बीच में अगर आपको सपोज किए फ्लाइट में आपकी 52 सीट्स की जगह है, 52 सीट्स आपकी सीधे आपकी सूरत से हैदराबाद की नहीं मिलती हैं, तो वाया फ्लाइट्स जाती हैं। तो वाया फ्लाइट में क्या किया जाता है कि फ्लाइट को लोगों को बीच में छोड़ते हुए उतारा और ले आ जाता है। ले ऑफ टाइम्स, ले ओवर्स होते हैं, आप जानते हैं ना। तो ले ओवर्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पे ये चेक किया जाता है कि इतनी दूर जाएंगे तो हमारा फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा, हमारे पायलट का खर्चा बढ़ेगा, उसके आवर्स बढ़ जाएंगे ज़्यादा फ्लाइट का, और कितने हमें पैसेंजर मिल रहे हैं। तो ये कॉन्वेक्स टाइप की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स डायरेक्टली आप उनको सॉल्यूशन देती है, जिससे हम फ्लाइट की शेड्यूलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फैसिलिटी लोकेशन क्या, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जब सामान आता है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है। आप लोग क्योंकि BSNL में यू नो इट, राउटिंग ऑफ फोन कॉल्स, जो फ़ोन कॉल की राउटिंग होती है वो भी आपका कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस है, जहाँ पे कंजेशन के इश्यू होते हैं। सो कॉन्वेक्स प्रोग्रामिंग हैज़ बीन अप्लाइड टू जनरल नेटवर्क डिजाइन, नेटवर्क डिजाइनिंग में यूज़ की जाती है टू राउटिंग द टेलीफोन कॉल्स, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। द चैलेंज विद राउटिंग फोन कॉल्स इज फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ that connects a set phone callers with the set of receivers. शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से रियल लाइफ में आप भी एक्सप्लोर कीजिए। आज का असाइनमेंट हम इसी पे लेते हैं कि मैंने एग्जांपल इसको दे रखा है, आपको शेयर भी कर दूंगा इसको। मल्टीपल एग्जांपल्स आर देयर जो कि कॉन्वेक्स प्रॉब्लम की बात करते हैं। बिकॉज आई वॉज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, मैं आगे और टॉपिक ले सकता हूँ लेकिन मुझे रिस्ट्रिक्ट किया गया था, तो इसलिए मैं इसको सेशन को यहाँ ब्लॉक करता हूँ, रोकता हूँ, पॉज करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। जिस्ट दे देता हूँ, मेरा टारगेट क्या था आज का पढ़ाने का, 2 मिनट के अंदर पूरी बात करेंगे। तो जो इसको समझिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिए। हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस है वो प्रोसेस किसके लिए यूज़ की जा रहा है, वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए। रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो आप ये समझ लीजिए उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग पॉसिबल है। रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग पॉसिबल है। ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग भी हो सकती है और ये नॉन लीनियर भी हो सकती है। मतलब एक्स वाई जेड का आपस में रिलेशनशिप भी हो सकता है, और क्या हो सकता है इसके साथ साथ में एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू भी हो सकता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो है पैराबोलिक जो शेप है वो नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाती है, लेकिन 2x + 2y + 2z = 1 एक एग्जाम्पल है किसका, लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो हर चीज़ को लीनियर और नॉन लीनियर पे डिपेंडिंग अपॉन कि उनके कॉन्स्टेंट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये किया जा सकता है। कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रॉब्लम होती है जो ये बताती है कि किस तरीके से आप उसका मिनिमम फाइंड आउट करते हैं। आप उस dy dx = 0 पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं जिसपे एक पैरामीटर, यानी जिसको कि हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला था, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के रेस्पेक्ट में जो इक्वालिटी पैरामीटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किस तरीके से जाके फिक्स हो जाता है। जब वो फिक्स हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारी चीज़ें ऑप्टिमाइज हो गई, हमें ज़रूरत नहीं। एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है, आपकी चॉइसेस तभी रुकती हैं जब आप कहते हैं कि ओके फाइन, अब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, आई एम ओके। एग्जाम्पल के तौर पे शर्ट खरीदते आ रहे हैं, रेड कलर कंटिन्यूसली रेड कलर मांग रहे हैं, लेकिन एक जगह जाके लगता है नाउ देयर इज नो चेंजेस दिस रेड कलर। जब चेंजेस नहीं है रेड कलर में, यूसेज सैचुरेटेड, यानी कि वो पॉइंट आपका वो पॉइंट आ गया, वो डिप आ गया जहां पर आपका वेरिएशन चेंज हो गया। रेड कलर पर ही आपका फोकस है, तो रेड कलर तो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। रेड कलर के रिस्पेक्ट में आप जो चीजें देख रहे हैं, जो कलर शेड्स आ रहे हैं, वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, इक्वालिटी कांस्टेंट हो गए। इसके अलावा रेड कलर के अलावा बाकी क्या चीजें आ रही हैं वो उन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं।
तो इसलिए बाकी के सारे पैरामीटर आपके इन इक्वलिटी कांस्टेंट हो गए कि वो कपड़ा गर्मी का है या सर्दी का है, इस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, यू आर लुकिंग ओनली फॉर अ रेड कलर शेड। तो रेड कलर शेड आपका इक्वलिटी कांस्टेंट हो गया। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, रियल वर्ल्ड मैंने एग्जांपल आपको यहाँ बता दिया। नाउ आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चन फॉर द कॉन्वेक्स इश्यूज। इंडिविजुअल जो इसके मेथड्स यूज किए जाएंगे उनको एक एक करके मैं पिकअप करूंगा। मीनवाइल जरूरत पड़ा तो देखते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके आगे मूव ऑन करेंगे। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? जितेंद्र जी, आई एम जस्ट नॉट गोइंग अवे फ्रॉम योर प्रिस्क्राइब टाइम। मैं आपके प्रिस्क्राइब टाइम से बाहर नहीं जा रहा हूं, तो अब इसमें आप पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो। Thank you, sir. Thank you so much. No, it's no issue. I'll try to cooperate as much as possible. ठीक है, I was seriously engaged, है ना? But otherwise, I like to talk to you all. मुझे आप लोगों से बात करना, आप लोगों के साथ ये डिस्कशन करना, this is one of the best time for me, है ना? So you see here, I recently came to home and you can understand that